ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था कौन सी कंपनियां मल्टी बैगर बन पाती हैं, यानी एक सिम्टम बताया था कि कौन सी कंपनियों में मल्टी बैगर बन सकने वाली कंपनियों को कैसे पहचाना जाए, उनके सिम्टम्स बताए थे। और आज उसका हल्का सा एक ये है कि भाई आप ध्यान रखें, नज़र में रहे आपकी में, आपको पकड़ आवे शेयर की, ताकि आप किसी के अधीन ना रहें, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। शेयर बाज़ार का काम एक बहुत लंबे जीवन पर्यंत आपको करना है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ऐसी सूरत में आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि भाई हम किसी कंपनी को कैसे पहचानें जिसमें हम कड़ी मेहनत का पैसा लगाना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो बता दिया, आप लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है, दर्शकों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं जिनका मैंने जवाब भी दिया है। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जहाँ तक बाज़ार का है, बाज़ार अपनी चाल से चल रहा है, धीरे धीरे फंडामेंटल बेस्ड बाज़ार है। ठीक है, 10-50 शेयर तो फर्जीवाड़े में चलते ही हैं, कुछ और प्राइस भी रहते ही हैं। इतना बड़ा विशालकाय बाज़ार है तो ये तो चलेगा, इतना सब ये सब चलता आया है। बाज़ार की प्रकृति ऐसी है। अमेरिकन बाज़ार भी रात को नैस्डैक वगैरह जो है लाइफ टाइम हाई पे बंद हुए हैं। ओरेकल का शेयर अमेरिका में 9% हाइक लेके बंद हुआ है। एप्पल के शेयर में 6.5% की तेज़ी आई है, और भी कई शेयरों में तेज़ी आई है। और एनवीडिया का शेयर 1 में बाइफरकेट होकर के और 120-22 के आसपास चल रहा है, डॉलर के आसपास चल रहा है। 1200 था उसका, वही बटा 10, 120-22। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस बाज़ार में, भारतीय बाज़ारों में तो कम से कम कोई कमज़ोरी के संकेत नज़र नहीं आ रहे। डोमेस्टिक इकोनॉमी इज़ नाउ डेज बाउंड टू फ्लेयर अप। और एक ऐसी सरकार आई है कि जो इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है कि देश से गरीबी को दूर किया जाए, देश में आर्थिक विकास किया जाए, व्यापार उद्योग का उदारीकरण किया जाए। उदारीकरण से ही प्रगति होगी। मतलब इस कारण से शेयर बाज़ारों का विश्वास है इस सरकार पर, और धीरे धीरे तेज हो रहे हैं अपनी औकात के हिसाब से। अब आज की बात में अगर हम चर्चा करते हैं तो आज हम कुछ ऐसी कंपनियों पे चर्चा करेंगे कि जिन्होंने भरपूर पैसा दिया है, मालूम माल किया है लोगों को, और इतना ज़बरदस्त पैसा दिया कि पूछो मत आप। मैं आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर में बहुत बातें कर चुका हूँ और आगे बातें करते रहेंगे, लेकिन आज आईटी सेक्टर पे कोई बात नहीं होगी। आज एक ऐसे सेक्टर पे बात होगी जिसने इसको धन कुबेर कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखना, जब ये पूरी बात समझ में आएगी। ये कह देना तो आसान है कि साहब फला शेयर खरीद लो 10 गुना हो जाएगा, 7 पीढ़ी खाएगी, वो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। I will give you the complete analysis on each and every point of the company। कोई मतलब नहीं है, वरना 2-4-5 मिनट आप देख के भाग जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये टिप जो है ये कुछ नहीं, सब फर्जीवाड़ा है। ये है दिस इज द पोजीशन, ये खोटे काम है सब। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म चलिए, कम से कम 2 साल के लिए तो खरीदिए किसी शेयर को, जब भी कोई रिजल्ट देगा हो। अब मैं आता हूँ कौन सी कंपनी है। पहली बात तो मैं कंपनी के डाटा बताता हूँ आपको। एक कंपनी जिसका आईपीओ 1993 में आया था, उसका 10 पेड अप शेयर आया था, 10 रुपीज़ में आया था, एट पार पे आया था। उस वक्त बुक वैल्यू पे आते थे, तो बुक वैल्यू तो थी नहीं उस शेयर की, इसलिए एट पार पे आया था वो शेयर। और आज उसका रेट 15,000 रुपये है। 10 पेडअप को अगर देखें तो 15,000 रुपीज़ है आज उसका रेट। 15 नहीं 16,000 मानिए आप। वो ऐसा कौन सा शेयर है? अब उसके डाटा जानिए आप पहले। तो डाटा में मैं आपसे बताता हूँ, उसकी रिटर्न और इक्विटी है 21.7%, 7%। नेट प्रॉफिट है 65,446 करोड़ रुपये एक साल का। अर्निंग पर शेयर है 84 रुपये 33 पैसे। डिविडेंड यील्ड 1.25, बुक वैल्यू 502 रुपये। ग्रोथ
30% ईयर ऑन ईयर। मार्केट कैप 1,12,77,000 करोड़, 12,77,000 करोड़ रुपये मार्केट कैप है उसका, और प्राइस अर्निंग रेशियो है उसका 19.8, यानी मिट्टी के भाव है वो शेयर। जिस शेयर ने 10 रुपये के 15,000 रुपये किए, यानी 1500 गुना, उस शेयर का पी रेशियो 19.8 है। जिस कंपनी का डिपॉजिट बेस 22 लाख करोड़ रुपया है, जो प्राइवेट होते हुए भी आज भारत का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। एक लार्जेस्ट बैंक सरकारी है, जिसको बने हुए करीब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1856 में बना था, ये शायद अंग्रेज़ों के टाइम पर ही बन गया था। उसका जो भाव है वो तो 1 पेड अप 800 रुपये में, लेकिन ये जो शेयर है ये 1 पेड अप 1500 रुपये में, 92, यानी केवल मात्र 32 साल में ने रिकॉर्ड कायम करे। आई एम टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक, HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। और इसने भारत के अंदर एक उदाहरण कायम किया है, IT सेक्टर की तरह इसने ज़बरदस्त पैसा दिया है, और जो 10 रुपये थे उसके तो कई गुना बाबा, कई गुना डिविडेंड, कम से कम 200 रुपये डिविडेंड आ गया होगा, 200 से भी ज़्यादा। 10 पेड अप पे कहानी 2000 कमानी आप 1 पेड अप पे आइए। अब आप 1 पेड अप शेयर की 80 रुपये 84 रुपये 33 पैसे की पैसे 1 पेड अप शेयर की, यानी 10 पेड अप की होती तो 800 रुपये होती। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या रेट होता, 15,000 रुपीज़ का रेट, 16,000 का रेट होता नहीं होता। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में माय डियर HDFC बैंक के आदित्य पुरी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर है, 70 साल की एज में वो रिटायर है। उनको MD बनाने से पहले वो सिंगापुर के अंदर सिटी बैंक के सिंगापुर कंट्री हेड थे। उनको लाया गया, बेसिकली ही वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उन्होंने जब संभाला था जब HDFC बैंक में कुछ भी नहीं था। HDFC बैंक में वो ये कहते थे कि जब मैं इस कमरे में बैठता था, एक छोटा सा कमरा था, एक मेरे पास कंप्यूटर था, मोबाइल फ़ोन आए नहीं थे उस समय तक, तो मेरे कमरे में एक टेलीफोन था लैंडलाइन, उसका भी तार चुहा काट जाता था। लेकिन मेरी ये प्रतिबद्धता थी, वो कहते थे कि मैं इसको भारत का सबसे बड़ा बैंक बनाऊंगा, और देखिए उस आदमी की महानता, उसने भारत का सबसे बड़ा बैंक बनाया इसको। उन विपरीत हालात में जब प्राइवेट बैंकों में लोग घुसना पसंद नहीं करते थे, और इन बैंकों को बहुत से लोग तो लुटेरा बैंक कहते थे कि इनको 10,000 रुपये चाहिए मिनिमम बैलेंस, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। लेकिन SBI के चेयरमैन्स को उनसे कहना पड़ा कि आप छोटे छोटे कहते कहते ही आप तो हमारी सारी क्रीम क्लाइंटेल ले गए। मैं एक घटना बताता हूँ आपको छोटी सी। आदित्य पुरी साहब के 68 साल की एज में हार्ट अटैक आया, सीवियर हार्ट अटैक। ही वॉज एट, मैं कोई HDFC बैंक का आदमी नहीं हूँ भाई, मैं किसी का भी नहीं हूँ। आई एम ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का आदमी हूँ, ये मानिए आप मेरे को। मैं भी रिटेल इन्वेस्टर ही मानो मुझको भी, हालांकि ठीक है मेरी साइज हो सकता है क्या हो जाए, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ये अच्छा नहीं लगता कहना, इस तरह ढींगे हाँकना। लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ा उनका। वो जब जैसे ही थोड़ा सा ठीक ठाक हुए तो उन्होंने बैंक के हालचाल पूछना शुरू कर दिया, और डॉक्टर से पूछा कि आप हमारे बैंक में खाता खोलिए। जितने भी डॉक्टर थे, जितना भी नर्सिंग स्टाफ था, सब के खाते HDFC बैंक में खोल दिए। वहीं लेटे लेटे ही वॉज इन दी बेड। एक नाई की दुकान पर वो कटिंग करवाने गए बॉम्बे में, तो उस नाई ने कहा कि साहब मेरे को तो लोन नहीं देता आपका बैंक। तो बुलाया इसको, जो मैनेजर था उसको बुलवाया, मतलब जो फील्ड में जो मार्केटिंग मैनेजर थे, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था रिटेल लोन्स के, उसको बुलवाया उन्होंने, वहीं बुलवाया टेलीफोन करके, और उससे कहा कि भाई इसकी फाइल में क्या दिक्कत है दूर करो। कैसे आप देख रहे हैं फाइल को देख रहे हैं, इसने स्टडी, अभी या तो मना करो इसको और या हाँ करो, 1 घंटे के अंदर आप इसको जवाब दे देना। तो उस नाई का लोन मंजूर कर दिया गया। वो मल्टी डिपार्टमेंट मल्टी स्टोर्स थे उसके, मतलब कई दुकानें थी बॉम्बे के अंदर। ही वॉज ए बिग नाई, वॉज नॉट ए लाइव लाइक बार ऑफ द देश सिस्टम। तो उसके कई, उसको उसी समय लोन दिला। तो रियली ही वॉज ए ग्रेट मैन।
और जो बड़े बड़े थे, विजय माल्या को मना कर दिया था उन्होंने, हम आपको लोन नहीं देंगे। डाउटफुल एंटिटी को बिल्कुल लोन नहीं देते थे, और रिटेल लोन्स की कंसेप्ट को आदित्य पुरी साहब ने इंडिया में सफल बनाया। ही वॉज द मैन हु प्रमोटेड द रिटेल लोन कंसेप्ट इन इंडिया, जिसके अंदर की ज़्यादा प्रॉफिट है, डेबिट डेट्स बहुत कम हैं, ऑटो लोन है, रिटेल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन्स हैं, और अब तो HDFC हाउसिंग लोन में भी आ गया, चूँकि HDFC का मर्जर इसमें हो चुका है। हाउसिंग लोन का काम पहले भी करते थे, और इसमें इंश्योरेंस कंपनी है, शेयर ब्रोकरेज फर्म है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी है, सब्सिडरी कंपनीज हैं, ये सब दोनों तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, HDFC एर्गो एंड HDFC लाइफ दोनों तरह की कंपनियां हैं। ये बेशुमार एक बहुत मोटा जखीरा है, और अभी तक इसने बहुत ज़बरदस्त पैसा दिया है, एम्प्लॉयज़ को भी दिया है, इनके जो एम्प्लॉय थे उनको इशोप दिया है। आप एक ताजुब करेंगे कि इंडिया बोर्न कंपनीज में से HDFC बैंक एक ऐसा है जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन तक के एम्प्लॉय अरबपति हैं। 100 करोड़ से कम की माली हालत सेकंड लाइन तक के तो हैं ही मान लो आप, क्योंकि शेयर दिए उन्होंने, और वो शेयर कुछ के कुछ हो गए। तो ऐसे बैंक है, और अभी भविष्य के प्रति मैं कोई ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देता, कोई डींगे नहीं आंकता हूँ, और मेरी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। मैं प्रीवियस रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। 22 लाख 23 लाख करोड़ की डिपॉजिट है। थोड़ा सा मर्जर के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम अभी सॉर्ट होती आ रही है। शशि जगदेन साहब जो अभी MD हैं, वो CFO थे इस कंपनी में, और ही जो डेड ऑनेस्ट, वो आदित्य पुरी साहब डेड ऑनेस्ट थे, एक नए पैसे के कोई दाग नहीं था उस आदमी को, और जिसके बारे में पकड़ाई मालूम पड़ा कि आदमी गड़बड़ा, उसको उसी समय कान पकड़ के निकाल देते थे। तो शशि जगदेन साहब भी बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, और इस बात के लिए रात और दिन प्रयास में लगे हुए हैं वो, कि किस तरह से इस बैंक का ग्लैमर जो थोड़ा ठंडा पड़ता नज़र आया था, भी उसको वापस खड़ा किया, अगर वापस खड़ा हुआ तो नज़र आ रहा है। मतलब HDFC बैंक, आई थिंक इट अगेन गोइंग टू रीगेन इट्स ग्लैमर इन द ओपन मार्केट, इन द शेयर मार्केट। आप आश्वस्त मत हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए, अपने हिसाब से सोचिए। मेरा काम तो एनालाइज करना है, फला शेयर क्या है, इसमें क्या है। 850 करोड़ की इक्विटी है, द स्मॉलेस्ट इक्विटी बेस्ड, 23 लाख करोड़ के डिपॉजिट बेस पर, 20 लाख करोड़ की फंडिंग पर, केवल मात्र 850 करोड़ की। द ओनली एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉलेस्ट इक्विटी बेस्ड है, ये सबसे खास बात है। अब अनदर थिंग हम आते हैं, एक दूसरी कंपनी और है, उसने भी मालो माल किया है, रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6%, उसका नेट प्रॉफिट 40,888 करोड़ रुपए 2000 वित्तीय वर्ष 2024 का, अर्निंग पर शेयर 58 रुपये 23 पैसे, डिविडेंड यील्ड 0.73%, HDFC की 1.25% थी, और बुक वैल्यू 307 रुपये, और ग्रोथ 31%, और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,09,035 करोड़। इट्स ए रिमार्केबल अमाउंट, बिग कंपनी है। अब कोई कहे कि साहब ये तो मोटा हाथी है, ये बूढ़ा हाथी है, बीमार हाथी है, सुस्त हाथी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की। ICICI बैंक ICICI लिमिटेड था पहले, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, कंप्लीटली 100% ऑन। ये इट वाज ए टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। इसके बाद में भारत सरकार ने ये देखा कि इसको बैंक का दर्जा दे दिया जाए, बैंक में कन्वर्ट करवा दिया जाए, कन्वर्ट किया गया, और इसकी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी थी, एग्जिस्टिंग इक्विटी क्या मतलब, प्रमोट तो अलग से ही किया गया इसको भी, लेकिन इसमें ICICI लिमिटेड का मर्जर कर दिया गया, रिवर्स मर्जर किया गया, मतलब द मदर वाज मर्ज विद डॉटर, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स मर्जर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज माय डियर, इसमें वो जो वाघुल साहब थे सबसे पहले, उनके बाद वो दूसरे और आए जो कर्नाटक से थे, और जो ब्रिक बैंक के बाद में रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन भी बने। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस मैन, जो कि रिलायंस जियो फाइनेंस के अभी चेयरमैन है। मतलब
ही इज़ ए वेरी नाइस मैन, सुपर इंटेलेक्चुअल है, बैंकिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है इंडिया की। ही नोज द पल्स ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। उन्होंने भी रिटेल लोन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। पहले जब सरकारी बैंक थे, पीएसयू बैंकों के टाइम पर कोई रिटेल लोन की कंसेप्ट ही नहीं थी, और छोटे मोटे आदमियों को हाउसिंग लोन नहीं मिलता था, छोटे का बड़ों को भी नहीं मिलता था, हाउसिंग लोन देती नहीं थी बैंक। तो सारा काम उन्होंने शुरू किया। इंश्योरेंस कंपनी भी शुरू की, म्यूचुअल फंड कंपनी भी शुरू की, और साहब आपके शेयर ब्रोकरेज कंपनी भी शुरू करी। वो सब सब्सिडरी कंपनी थी इसकी, और इट इज़ ए वेरी बिग बैंक। लेकिन बीच में क्या हुआ, बदकिस्मती की बात ये रही कि मैडम चंदा कोचर, जो आईसीआई लिमिटेड की ओरिजिनल एम्प्लॉय थी और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से एमबीए थी वो, मतलब शी इज़ फ्रॉम राजस्थान। तो एक्चुअली वो शुरू से ही थी, वैसे तो डेडिकेटेड लगती थी और जॉइंट एमडी थी वो, लेकिन जब उनको एमडी बना दिया गया तो अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। डिसऑनेस्टी का चार्ज तो कोई ज़्यादा तो नहीं लगाया जा सकता उन पर, कोई ज़्यादा डिसऑनेस्ट तो नहीं कह सकते हम उनको। चार्जेस लगे, उनको भी थोड़ा टाइम पहले अरेस्ट भी किया था, लेकिन वो बेल आउट भी हो गई 2-3 रोज में ही, कोई ज़्यादा। और बैंक ने, मैनेजमेंट ने भी बाद में जो कहा, नया मैनेजमेंट आया, साहब ने ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी रिपोर्ट की थी, कोई ऐसी बात नहीं है, गलती हो गई थोड़ी। लेकिन एक्चुअली जो बैंक के लिए उनको करना चाहिए था, जो डायनेमिक रोल प्ले करना चाहिए था बैंक के मैनेजमेंट में, बैंक के डेवलपमेंट के लिए, बैंक की क्रेडिबिलिटी के लिए और बैंक की अर्निंग्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो उन्होंने कोई खास नहीं किया। शी सेट आइडल एक लंबे समय तक। आप ये देखिए कि सन 2000 यानी 46 ईयर्स की एज में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई थी इस बैंक की। वो 2009 की बात है शायद, है ना, और उनको शायद 19 या 20 में हटा दिया गया था, 20-21 में हटा दिया गया था इन चार्जेस के कारण। बैंक भी डल था, लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, मेजर जो एचएनआई शेयर होल्डर्स थे, दे वर एंग्री विद दैट, और उनको हटा दिया गया नोटिस देके। और उसके बाद में संदीप बख्शी साहब को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। एंड रियली ही वाज आल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। तो उनको बनाया, जब से उन्होंने चार्ज को टेक ओवर किया, उसके बाद से इस बैंक को उठाते ले जा रहे हैं वो, और 40% की ग्रोथ दी उन्होंने टेकअप करने के बाद में। और अभी जब बैंकिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लो डाउन है ड्यू टू हाइक ऑफ द इंटरेस्ट रेट, अपसेट हो गई है थोड़ा, उस हालत में भी उन्होंने 12-13% दिए रिसेंट क्वार्टर के अंदर, मतलब ग्रोथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ही द कंपनी इज ग्रोइंग। उनके आने के बाद में बैंक में ग्लैमर वापस आ गया है। एंड ही इज ए हार्ड वर्किंग, सुपर इंटेलिजेंट मैन, सुपर वेल बिहेव्ड मैन, एंड आई थिंक ही विल गिव ए बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ द बैंक, मतलब इसलिए ये भी कोई बुरा नहीं है, ये बहुत शानदार बैंक है और सस्ता भी है भाई। 2 पेड अप शेयर 1100 रुपये मिल रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो। बहुत बढ़िया है, नाइस, एक्सीलेंट है। आप मतलब आप आराम की नींद सोइए। अरे भाई, जो 70-80% मैंने जो एक वीडियो बनाया था, उसमें 70-80% ये कहा था कि आप इस तरह से इसमें बढ़ा दीजिए आप। और उसमें कॉर्पोरेट बैंक्स में 10% मैंने कहा था रिजर्व कर, 8 या 10% के लिए कहा था मैंने। तो उसमें से ये 2-3 बैंक हो सकते हैं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो एक डिज़ाइनिंग फ्रेमिंग की बात करता हूँ, एक टीचिंग टाइप बात है मेरी, तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब आते हैं अपन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। दिस इज द 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। ये भी बहुत शानदार है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.3%, नेट प्रॉफिट है 24,861 करोड़ और 80.55 रुपये इसकी EPS है, जस्ट स्लाइटली बिलो HDFC बैंक। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.08, डिविडेंड कम है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू 422 रुपये है, ग्रोथ 28% है और 600 गुना अप्रिशिएट हो गया ये भाई। 10 रुपये में EPS, 10 रुपये में इशू आया था इसका, और आज इसकी रेट को अगर मानते हैं तो 12.60 6,000 रुपीज़ होगी इसकी रेट। 10 पेड अप शेयर की रेट 6,000 रुपीज़, 2 पेड अप शेयर की रेट 600 रुपीज़। तो ये 600 टाइम अप्रिशिएट हो गया माय डियर। रियली ए रिमार्केबल अचीवमेंट
और मार्केट कैप भी इसका 3.71 लाख है। इट्स ए बिग मार्केट कैप कंपनी। प्राइस अर्निंग रेशो 14 के पे मिल रहा है। द डैम चीप है। आप देखिए 11-12 के पी रेशो होते हैं। 2-3 ऐसे बैंक हैं PSU में जो मिल रहे हैं जिन पर वो ठीक है, मोदी जी के राह में कहीं नहीं डूबेंगे, सब कुछ है, लेकिन जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ की श्योरिटी, जो ग्रोथ के लिए मर मिटते हैं, मतलब वो ये प्राइवेट बैंक, वो भी अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, देश के बैंक हैं। अब मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू देश बैंक्स। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन अब लेक्चर के दौरान कहना ही पड़ता है, स्मॉल इन्वेस्टर को समझाना पड़ता है। बहुत से लोग बेचारे बिल्कुल इनोसेंट हैं, ब्रोकरों से पूछते हैं, कोई झड़क लगा देता है, किसी मिलने वाले से पूछते हैं, वो कहता है मुझे भी टाइम नहीं है। तो मैं ये सेवा का मैंने बीड़ा उठाया है, मैं कर रहा हूँ ये काम, और इस तरह से पोजीशन ये कि ये भी अच्छा है। अब ये 3 तो अच्छे बैंक हो गए, लेकिन अब प्राइवेट में ही मैं आपसे ये कहूँगा, आप सुने मेरी बात को। देखिए, एक तो इंडसइंड बैंक आया था, वही 93 में आया था, इसका भी IPO। उसका 10 पेड अप शेयर आज की तारीख में 1491 रुपये, यानी 1 पेड अप तो 149 हुआ, और HDFC बैंक 1600 रुपये। साथ आए थे IPO 2-4 महीने आगे पीछे। तो उस हालत में आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है। इट्स ए डिफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट, इट्स ए इमेज ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये हिंदुजाज के मैनेजमेंट, ये हिंदुजाज का मैनेजमेंट है। इसकी EPS तो ठीक है 114 रुपये 99 पैसे है, लेकिन 1 पेड अप पे तो 11 रुपये 40 पैसे आती है। तो EPS कहाँ हुई? HDFC बैंक की EPS 80 रुपये आज, और ICICI बैंक की EPS है 58 रुपये, और एक्सिस बैंक की 80 रुपये, और इसकी 11 रुपये 40 पैसे। अगर 1 पेड अप या 2 पेड अप लगाते हो 222 रुपये 80 पैसे लगा लीजिए, तो कहाँ स्टैंड करता है बताइए। और बहुत टाइम तक तो पड़ा रहा था ये बाबा, 150-150 रुपये में बिकता रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ना, हालांकि स्विट्जरलैंड में भी एक बैंक है हिंदुजाज का, और इंडिया के अंदर भी अशोका लीलैंड इनकी है, और इनकी ये आप देखिए अशोका लीलैंड है, और इंडसइंड बैंक है, और एक आध कंपनियां और भी है, और एक कंपनी इनकी है हिंदुजा ग्लोबल, जिसके शेयर मैंने खरीदा। अशोका लीलैंड भी खरीदा था, लेकिन कोई खास उपलब्धि वाली बात नहीं थी, और हिंदुजा ग्लोबल के शेयर भी मैंने खरीदे थे, और उसकी EPS वगैरह बहुत शानदार थी, लेकिन मैं ये देखता था कि शेयर उठता क्यों नहीं। हालांकि वो मेरे लेने के बाद उठा हो, बड़ा शानदार उठा हो, थोड़े टाइम में उठ गया था, इसलिए मैं शानदार कहता हूँ, वैसे शानदार नहीं रहा। इन्होंने क्या किया हिंदुजाज ने, क्या उसका जो मेडिकल बिजनेस था, IT कंपनी थी वो, अभी भी है वो IT कंपनी थी, तो जो उसका मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस था मेडिकल सेक्टर में था, उस कंपनी को इन्होंने बेच दिया, उस बिजनेस को 8,000 करोड़ रुपए, और 8,000 करोड़ रुपए को बेच करके भगवान ही जाने क्या किया। 1,000 करोड़ रुपए का बाईबैक किया था, और कोई 100-150 रुपये शेयर का डिविडेंड दिया था बस इन्होंने। तो वो कुछ भी नहीं था, नथिंग, वो पैसे को चेक पे जब लेके बैठ गए, ख़त्म किया। तो ये इमेज ऑफ द मैनेजमेंट होती है, और ना वो आज हिंदुजा ग्लोबल का शेयर इस वक्त 10,000 पे होता कम से कम। तो दीज आर दी थिंग्स, इसलिए इमेज होती है। फिर चलो इस कंपनी में, इस इंडसइंड बैंक में भी एफिशिएंसी तो आती है, कोई अच्छे टेक्नोक्रेट्स अपॉइंट करते, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, CFO है, ये बहुत क्वालिटी के लोग अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कंपैरिजन मैंने किया, जबकि इंडसइंड बैंक जो 5th बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद इंडस का नंबर आता है। यस बैंक पूरा परिवार जेल में ही, आपने देख लिया, उठे बैंक को भी डुबो दिया उन्होंने। तो ये जो 3 बैंक हैं शुद्ध सोने में तपे हुए हैं। एक्सिस बैंक में भी मैडम मैडम शर्मा थी, वो MD रही, उन्होंने भी वही ICICI बैंक की तरह, चंदा कोचर की तरह उस बैंक को बैठा दिया, लेकिन उनको भी हटाया गया इसी तरह से। और उनके हटने के बाद जो अमिताभ चौधरी आए इसमें, तो उन्होंने इसका कंप्लीट रिवाइवल कर दिया। वी हैव डन कंप्लीट रिवाइवल ऑफ दिस बैंक, एंड नाउ द बैंक इज फ्लेयरिंग अप। तो ये इन चारों की कहानी है। अब ऑन दी अदर एंड चलेंगे। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, साहब उज्जीवन का क्या होगा, साहब इक्विटास का क्या होगा, साहब उस बंधन बैंक का क्या होगा। तो मैं, देखिए, बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं उनको यही कह देता हूँ, फेयर लैंग्वेज में ही बोल देता हूँ। उनको जो कुछ बोलता हूँ वो तो अलग है, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पर ढंग से ही बोलना पड़ेगा। मैं उनसे यही कह देता हूँ, भाई ये मेरी पसंद नहीं है। माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, 7% पे डिपॉजिट लेते हैं वो, वैसे तो उनको कोई देगा नहीं, वरना
और उसको 18, 20, 22% पे लैंडिंग करते हैं। और वो जो माइक्रो फाइनेंस की जो लैंडिंग है माय डियर, वो लैंडिंग इतने पुअर लोगों को है जैसे कोई बकरी पालने वाले हैं, मुर्गी पालन है, जूते बनाने वाले आर्टिजन्स हैं, या फार्म सेक्टर की जो लैंडलेस लेबर है जो कि अलाइड जॉब करती है, जैसे दूध भैंसे पालना, गाय पालना, बकरी पालना, और इस तरह का जैसे जूते बनाना, मतलब पोट्री बनाना, मतलब कपड़े सीना, जैसे कपड़ा बुनना जैसे, है ना। और इसी तरह के उनके जैसे टोकरी बनाने का काम है, बास्केट बनाने का काम है कि नहीं, वीविंग, स्टिचिंग, है ना। तो ये लोहार है कोई मान लो, तो हालांकि ये ग्रुप बना देते हैं, उसमें ग्रुप बना देते हैं, लेकिन उस सब से भी क्या हो, आज भैंस मर गई, बकरियाँ मर गई, मान लो मुर्गी मर गई, 200 मुर्गी भी क्या हो, ख़त्म। तो अंत में वो बंधन बैंक का जब IPO आया था तो वो 600 रुपये लिस्ट हुआ था, आज कहाँ है 200 रुपये। क्यों है कि वो ग्रोथ कर ही नहीं सकते, उसमें बेड डेट्स बहुत ज़्यादा है। AU फाइनेंस बैंक जो था वो कितना उछला, कितनी गर्मी खाई, लेकिन अब सुस्त पड़ गया, ठंडा पड़ गया। वो SK फाइनेंस का एक पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जिसका IPO आया, आज के ये बात है सन 9-10 के आसपास की बात है। वो शेयर 1400 रुपये का 10 ऑफ शेयर, लेकिन ख़त्म हो गया, बैठ बाट गया। फिर किसी कंपनी में मर्जर उठा भी वो 400-500 रुपये आया था, फिर बैठ बाट गया, मर्जर हुआ गया, ख़त्म हुआ। इक्विटास है, बंधन बैंक है, उज्जीवन है, फिर ये आपके एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर और 2-4 बैंक और भी आए हैं, लेकिन वो मतलब ग्रोथ दिखा तो रहे ये, लेकिन मार्केट फिर उनको नंबर क्यों नहीं देता है, उनका P रेशो 5-7 पर ही क्यों चलता है, मतलब क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ यही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन पर मार्केट को भरोसा नहीं है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप कोई भी पैसा अपना ऐसी जगह क्यों इन्वेस्ट करते हो जहाँ क्वेश्चन मार्क है। मैं सबसे यही कहता हूँ, मेरे से जो क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कमेंट्स में पूछते हैं, मैं यही कहता हूँ, वाई डू यू वांट टू कीप योर मनी बिफोर द क्वेश्चन मार्क, वाई डोंट यू कीप इन द सेफ ट्रेजरी। है साफ है, कंसेप्ट को क्लियर रखो ना भाई। अगर आपने ले भी रखा है तो बेच दो यार उसको। कोई गलत शेयर ले लिया और उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है और इंटेलेक्चुअल ओपिनियन आ रही है तो उसको बेच दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, मतलब दूसरा खरीद लीजिए। इन्वेस्ट योर मनी वेयर द ग्रोथ इज देयर एंड ग्रोथ विल कंटिन्यू। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ के अंदर। अगर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर किसी कंपनी ने ग्रोथ दे दी, वो कंपनी तो चीटिंग करके भाग जाएगी, मतलब वो अपना महंगा करके शेयर को और ऊंचे रागों में टिका जाएगी इन्वेस्टर्स को। तो डोंट बिलीव इन सच कंपनीज। एक ऐसी गाय खरीदिए, ऐसी भैंस खरीदिए जो रेगुलर दूध दे, मतलब साल में 10 महीने दूध देवे और दूध देती ब्याह, ऐसी खरीदो। मतलब जर्सी गाय खरीदिए जो दूध दे, जब भी खूब दे दे और देती रहे वो। मैं मतलब ग्रामीण आदमी हूँ, देशी आदमी हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत क्वालिफाइड आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट से मैं रिटायर हुआ हूँ। सारी बात है मेरे मुँह में अब टूक, क्योंकि आप मेरे को जानते हैं इसलिए मेरा परिचय देना पड़ता है, दे भी चुका हूँ मैं। तो मैं सबको यही समझाता हूँ कि भाई साहब, आप अपना पैसा आप PSU बैंकों में रख रखा है। अब क्वेश्चन देखिए, सब कुछ सही है, आज ठीक कर दिया सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की, सरकारी बैंकों की एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क है। आज मैं कहता हूँ शशि जगदीश साहब सो नहीं पाते, बताइए आप, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। हम ये जो संदीप बख्शी साहब हैं, इन्होंने रात और दिन एक किया है, बताइए आप, बैंक का रिवाइवल किया है ICICI का, वरना ICICI बैंक को PSU बैंकों के बराबर मानने लग गए थे बाजार वाले। तो बहुत बड़ा बेस है। आप एडवर्टाइजमेंट भी देंगे, मेरी बात सुनो, तो 10, 20, 100, 50 करोड़ रुपया खर्च कर दें, इन बड़े बैंकों की तंदुरुस्ती क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनसे। और ये छोटे मोटे बैंक को ऐड देने की पोजीशन में क्या, ब्रांच खोलने की पोजीशन में क्या, इनके पास दुनिया भर की तो रियल एस्टेट है। बहुत सी बिल्डिंग्स इनकी खुद की हो चुकी हैं इन बैंकों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनकी कीमत 2-2 हज़ार करोड़ रुपया, 3-3 हज़ार करोड़ रुपया आती। कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, सब जगह बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खुद के खड़े कर दिए इन्होंने। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस से ये तो वो है जो बरगद के पेड़, बरगद का पेड़ आप समझते हैं जिसको बड़का पेड़ कहते हैं, वो पेड़ 1000 साल तक नहीं गिरता है, और उसके नीचे तो कई साधु संत तपस्या करते हैं, भगवान ने भी तपस्या की है, पीपल के पेड़ के नीचे भी प्रभु ने तपस्या की है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस से माय डियर, मेरा ये सब बता करके और ये बताने का मकसद ये है कि डोंट पुट योर मनी इन दी सिक काउज, डोंट बाय द सिक काऊ विच कैन नॉट गिव दी मिल्क, और अगर देगी तो बीमार, पीने वाले भी बीमार हो जाएंगे दूध को। स्वस्थ काऊ खरीदो,
या कोई ऐसी काऊ खरीदो टर्न अराउंड केस हो, तो वो काऊ दूध देने की पोजीशन में आ जाए। दिस इज़ माई सेइंग एंड थैंक यू। मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।